गुड मॉर्निंग एवरीवन। विवेकानंद आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। विगत कक्षा में हमने मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र उसके बारे में जाना कि मोहनजोदड़ो जो इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है, उसका जो नियोजन है उसको हमने यहाँ पर जाना कि किस प्रकार से वहाँ पर नियोजित रूप से शहर का विकास किया गया। आज उसी क्रम को आगे जारी रखेंगे और बात करेंगे गृह स्थापत्य की। गृह स्थापत्य से तात्पर्य है कि भवन निर्माण कला, जो मकान बनाते थे, भवन बनाते थे, उसका निर्माण किस प्रकार से करते थे, उसमें क्या योजना होती थी, उसी को यहाँ हम विस्तार से देखेंगे। आपके पेज नंबर 7 पार्ट नंबर 1 है और पेज नंबर 7 पे गृह स्थापत्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है, जिसकी समीक्षा हम यहाँ पर करेंगे। यह है आपकी गृह स्थापत्य अर्थात भवन निर्माण कला, मकान का बनाना। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है, शहर को 2 भागों में बांटा गया था, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्व में जो ऊपर वाला इलाका था, जो गढ़वाड़ा, वहाँ पर वीआईपी लोग रहते थे और जो निचला शहर था उसमें सामान्य लोग रहते थे। तो मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था वहाँ आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से एक आंगन पर केंद्रित थे, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। बीच में आंगन होता था और चारों तरफ उसके क्या होते थे, कमरे होते थे। आंगन, जिसको यहाँ अपने राजस्थानी भाषा में, ढूंढाड़ी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, गुवाड़ी बोलते हैं गाँव के अंदर, अर्थात बीच में जो चौक होता है, हिंदी में उसको आंगन बोलते हैं। बीच में एक छोटा सा चौक होता था, आंगन होता था, स्थान होता था, उसके चारों तरफ क्या होता था, चारों तरफ कमरे बने हुए होते थे। संभवतः आंगन खाना पकाने, कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। और जो आंगन होता था वहाँ पर क्या कार्य होता था, वहाँ खाना बनाना है, सूत काटने का काम है, बच्चों को खेलने के लिए वो स्थान होता था। महिलाएं खाना बनाती थी, सूत काटती थी, बच्चे खेला करते थे। वहाँ पर आंगन होता था, घर का आंगन, चौक। खासतौर से गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ पर लोग बैठ जाते हैं और अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। उस समय जो पहली मंजिल होती थी, उस पहली मंजिल में खिड़कियां लोग नहीं निकालते, अर्थात जो कमरे होते थे, कमरों की खिड़कियां नहीं होती थी। इसका कारण है, एक तो एकांतता की, लोग एकांतता पसंद करते थे ताकि लोग कोई उसको बाहर से डिस्टर्ब ना करे, और दूसरा सुरक्षा, ताकि कोई सुरक्षा को भेद कर कमरे में ना आ सके और कोई नुकसान नहीं कर सके, किसी प्रकार की संपत्ति की चोरी नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था, यानी आगे के गेट से अंदर का भवन दिखाई नहीं देता था। भवन के अंदर की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देती थी। हर घर का ईंटों की फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था। आज की तरह एक स्नानागार भी हर भवन में होता था, जहां लोग स्नान कर सकते थे, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई होती थी। और स्नानागार की जो नाली है वो सड़क की मुख्य नाली से जाकर जुड़ जाती थी। कुछ घरों में दूसरे तल पर या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। दूसरा मंजिल यदि मकान का होता था
तो उसके लिए सीढ़ियाँ होती थी। कई आवासों में कुओं के प्रमाण भी मिले हैं, यानी अधिकतर मकानों में कुएं भी देखे गए हैं, जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिसका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। ऐसे कमरे में बनाया जाता था कुआं, ताकि कोई व्यक्ति बाहर से भी आकर पानी पी के बाहर ही चला जाए और घर वाले लोगों को कोई डिस्टर्ब ना हो। संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था इन कुओं का प्रयोग। विद्वानों के अनुमान लगाया गया है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग 700 थी। 700 कुएं थे। कुओं की संख्या कितनी थी? लगभग 700। तो ये भवन निर्माण कला यहाँ पर बताई गई है। गृह स्थापत्य, घर की बनावट, जिसमें बीच में एक आंगन होता था, चारों तरफ कमरे होते थे, कमरों में खिड़कियाँ नहीं होती थी, स्नानागार होता था, स्नानागार की नालियाँ मुख्य नाली से जाकर जुड़ती थी। इसके अलावा घरों में कुएं भी होते थे। कुओं में बाहर से भी कोई व्यक्ति आकर पानी का प्रयोग ले सकता था और इस प्रकार से ये भवन निर्माण कला की यहाँ चर्चा की गई। ये देखिए, आपकी पेज नंबर 7 पे ये फ़ोटो दिया है एक मकान का। भवन निर्माण कला के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से भवन होते थे। अब तक की खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। यहाँ पर नालियों के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। नालियों के विषय में मेके जो विद्वान हैं पुरातत्वविद हैं मेके, वो क्या बताते हैं नालियों के बारे में? निश्चित रूप से यह अब तक की खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था, यानी हर आवास है जिसकी नाली गली की जो मुख्य नाली होती थी उससे जुड़ी हुई होती थी। मुख्य नाले गारे में बनाई गई ईंटों से बने होते थे। ईंटों से नालियों का निर्माण होता था। इन्हें ऐसी ईंटों से ढका जाता था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके, और ईंटों से इनको ढका भी जाता था, किसको? नालियों को। और समय समय पर इन बड़ी ईंटों को हटाकर वहाँ पर सफाई के लिए भी काम में होता था। कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिकाओं का प्रयोग किया गया था। घरों की नालियाँ पहले एक होदी या मलकुंड में खाली होती थी। जो घरों की नालियाँ होती थी वो एक छोटी होदी या मलकुंड में खाली होती थी, ताकि कचरा वहाँ पर सीमित रह जाए, जिससे ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। यानी घर से जब नाली आगे बढ़ती थी तो वहाँ सबसे पहले एक मलकुंड होता था, जिसमें भारी कचरा जमा हो जाता था और पानी बहकर आगे निकल जाता था। बहुत लंबे नालों में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए होदियाँ बनाई गई थी, और नालों में फिर आगे चल के होदियाँ होती थी, ताकि सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। उन होदियों के माध्यम से सफाई हो सके। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल में पड़े मिले हैं, और सफाई के प्रमाण भी मिले हैं। तो इस सफाई के प्रमाण ये बताते हैं कि उस समय नालियों की सफाई होती थी, लेकिन जो कचरा निकलता था वो नाली के दोनों तरफ डाल दिया जाता था, जिससे हमको आज भी वो प्रमाण के रूप में वो कचरा मिला है। ये दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जा सकता। यानी कचरे को कई बार उठा लेते होंगे, कई बार छोड़ देते होंगे, कई जगह ऐसा कचरा मिला है जो इस बात का प्रमाण है।
जल निकास प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि कई छोटी बस्तियों में भी मिली है। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। लोथल के अंदर भी हमको ऐसे प्रमाण मिले हैं जहाँ पक्की ईंटों से क्या बनाया गया है, पक्की ईंटों से आपके नालियों का निर्माण किया गया है। तो शहरों के साथ में गाँवों में भी क्या होता था, ग्रामीण इलाकों में कच्ची ईंटों से और पक्की ईंटों से नालियों का निर्माण होता था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उस समय नालियों का निर्माण होता था, जो कि मेके नामक जो पुरातत्वविद है उन्होंने बताया है कि नालियां हैं जो किस प्रकार से व्यवस्थित थी। दुर्ग। अब चर्चा करेंगे हम दुर्ग की। दुर्ग पर हमें ऐसी संरचना के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। दुर्ग में कई ऐसे भी विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए प्रयोग लिए जाने वाले साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। इनमें माल गोदाम एक जैसी विशाल संरचना है। इन सार्वजनिक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाले साक्ष्यों में एक है माल गोदाम। माल गोदाम का मतलब हो गया कि जहाँ पर खाद्य वस्तुओं को रखा जाता था, अनाजों को रखा जाता था, जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गई और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। तो माल गोदाम यानी क्या हो गया, आपके खाद्यान्न अनाजों को रखने का स्थान, जो नीचे ईंटों से बना होता था, ऊपर लकड़ी का बना होता था। लकड़ी का जो ऊपरी हिस्सा है जो नष्ट हो चुका है। इसके बाद आती है विशाल स्नानागार की। तो ये विशाल जो स्नानागार है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरा स्थल है। विशाल स्नानागार ओरगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। ये स्नानागार यानी जो वर्तमान में जैसे बाथरूम उपयोग में होते हैं, लेकिन ये विशाल स्नानागार घाटों की तरह थे। जैसे वर्तमान में घाटों पर एक साथ सार्वजनिक स्नान होता है नदियों के किनारे और पर्यटन स्थलों पर, वैसे ही यहाँ पर ये आयताकार जलाशय प्राप्त हुए हैं। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तर और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ होती थी और इस जलाशय में उतरने के लिए क्या होता था, सीढ़ियाँ होती थी जो कि उत्तर में और दक्षिण में बनी हुई होती थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया, अर्थात ईंटें बछाई गई और जिप्सम का गारा बनाकर उसको प्रयोग में लिया गया ताकि जो इसमें पानी भरा जाता है वो ख़त्म ना हो, वो सूखे नहीं, वो मिट्टी के अंदर वो अवशोषित ना हो। इसलिए वहाँ पर क्या किया गया था, ईंटों से और जिप्सम से उसको क्या किया गया था, जलबद्ध किया गया था। ये देखिए आप, जलबद्ध किया गया था अर्थात जिप्सम का गारे का उपयोग किया गया था ताकि पानी सूखे नहीं। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार बने हुए थे। यानी एक साइड में 8 स्नानागार के और प्रमाण मिले हैं ताकि कोई व्यक्ति पर्सनल रूप से अलग स्नान करना चाहे तो उसके लिए अलग व्यवस्था होती थी। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। प्रत्येक स्नानागार से नालियाँ गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है
कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। अर्थात कोई त्यौहार या कोई उत्सव या कोई आयोजन होता था, उस समय सब लोग एक जगह इकट्ठे होते थे और इन सार्वजनिक स्नान घर का उपयोग करते थे। अभी जैसे वर्तमान में भी विशेष त्यौहार होते हैं, पर्व होते हैं, उस समय लोग गलता स्नान के लिए, पुष्कर स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए सार्वजनिक स्थलों पर जाते हैं। उसी प्रकार से उस समय विशेष पर्वों पर विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए लोग यहाँ जाते थे और इन सार्वजनिक स्नान घरों का उपयोग करते थे। यहाँ दुर्ग का नक्शा दिया गया है कि जो पश्चिम दिशा में जो दुर्ग बनाया जाता था, उसमें जो राजा महाराजा और उनके मंत्री और जो विशेष व्यक्ति होते थे उनका निवास होता था। यहाँ दुर्ग का स्पष्ट रूप से चित्र दिया हुआ है। इस प्रकार से आज की आपकी क्लास पूरी होती है। जय हिंद।